हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग जो करेंगे वो 2022 की जो पेपर हुई थी, उस 2022 के पेपर के शिफ्ट टू में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उसकी हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग शिफ्ट 1 की फ़िज़िक्स की एनालिसिस कर चुके हैं एंड मैथमेटिक्स भी कर चुके हैं। इससे पहले 2015, 2016, 2018, 2021, 2022 इसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन, जितने भी एक एक क्वेश्चन की हम लोगों ने एनालिसिस की हुई है पहले से। तो आप ये प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो ये आपको सारी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे। 2022 के भी मैथमेटिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तीनों शिफ्ट के। 2022 की फिजिक्स जो है वो शिफ्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट शिफ्ट 2 की जो फिजिक्स है वो। देन इन नेक्स्ट वीडियो विल discuss shift 3 question. Okay, so let's start. This one is the first question of shift 2 2022. Okay, so see this question. A 3 centimeter segment of a wire, 3 centimeter segment of a wire centered at the origin lies along y axis. That means जो हमारा okay, so let's study. It carries a current of 6 ampere, okay, in positive y direction. Okay, the magnetic field due to this segment at point this is okay. So he is asking about the magnetic field. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बायो-सैवर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट लॉ जो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि ये डायरेक्शन दिया हुआ है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आई जे के लेंगे। एक्स एक्सिस को ऐसे आई जे और वाई जेड को के, ऐसे हम लोग मानेंगे। नाउ डी वी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर बाई आर क्यू। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार देखा है, पहले भी जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें। नाउ इट इज गिवन दैट आर इज इट्स अ 3 मीटर, सो इट्स अ 3। अब आई होगा, जे होगा, ये क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट पे, सो वी कैन राइट 3i। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आई जे एंड के आर यूनिट वैक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई आर की वैल्यू क्या हो गई? 3i। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एल? डी एल की वैल्यू जो है वो हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ ए वायर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट्स अ 0.03, और चूंकि वाई एक्सिस पे है तो हम लोग क्या लिखेंगे? जे। यहाँ तक कोई इशू नहीं, जस्ट पुट द वैल्यू। आपको क्या करना है इसमें? जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करेंगे, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻�7 आपको याद भी रख सकते हैं, और ये दिया हुआ है। नाउ करंट की वैल्यू जो है 6 एम्पियर है, दिया हुआ है हमारा करंट की वैल्यू। नाउ डी एल क्रॉस आर, दैट्स मीन्स क्या हो जाएगा? 0.03 जे क्रॉस 3i डिवाइड बाई आर का क्यूब है, तो आर क्या हो जाएगा? 3 डिस्टेंस है, तो 3 का क्यूब। नाउ अब हमें पता है कि आई क्रॉस जे जो होता है वो तो के होता है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा। वेक्टर आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 इंटू 6 इंटू, अब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.03 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? इट्स अ 0.09, और जे इंटू आई मैंने पहले ही कह दिया माइनस के, तो ये वेक्टर तो माइनस के हो गया। डिवाइड बाई 3 3 जा 9 और 3 जा 27। नाउ 3 से अगर इसको हम ये कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 9 जा, ठीक है। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट नीचे अगर हम 2 0 रख दें कोई इशू
सो वी कैन राइट, ये डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो रखा है हमने, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ है और ये 10⁻⁻2 पर जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁹ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है और ये माइनस साइन होगा क्योंकि के माइनस में है। सो द आंसर इज दिस, 2 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला इन वेक्टर फॉर्म माइनस में होगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर वायर of uniform area of cross section. Okay, so area is given 3.4 into 10⁻⁵ meter square, carries a current की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर। सो एरिया इज गिवन, current is given. Now magnitude of electric field, so he is asking about the electric field. Now इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? Now एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ओके, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। दैट मीन्स कि इसकी कहीं ना कहीं हमारा यूज है। नाउ वी न्यू दैट, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, वोल्टेज पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल दूँ? रेजिस्टेंस क्योंकि ये दिए हुआ है एल भाई, नाउ रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो रो कितनी है, रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸, ओके, ठीक है, और इनटू एल बाई एरिया की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁻5। नाउ लेंथ की हमें वैल्यू कहीं दी नहीं हुई है, पर मीटर है, तो हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि एल की वैल्यू 1 होगी। ओके, नाउ अब हमें अगर वोल्टेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू, ठीक है, IR। सो I की वैल्यू कितनी है 4 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। नाउ सो I की वैल्यू 4 है, नाउ R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, 3.4 इंटू 10⁻⁻5 या 1 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज पर मीटर ही V/m जो वैल्यू आएगी। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है इसमें, जस्ट सी दिस, व्हाट यू गॉट, 4 इंटू 1.7 डिवाइड 3.4 विच इज 2, ओके। सो 2 इंटू, और ये -8 है, 5 ऊपर गया, 5 - 8 इट्स 10⁻⁻3, और ये चूंकि मीटर में होगा, कहीं पे 1 मीटर हम लोगों ने एज्यूम किया था, ठीक है। लेंथ तो वोल्टेज बाई मीटर है, देखो आप जितनी भी यूनिट है, तो अगर हम ऐसा करें V/m, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा V/m, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3 V/m। सो द आंसर इज दिस वन। सो जस्ट यहाँ पे क्या करना था कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है दिस क्वेश्चन, कंसीडर एन आइडियल टोरॉयड। टोरॉयड की फॉर्मूला हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ऑफ एवरेज रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर विथ 240 टर्न्स। एवरेज रेडियो क्यों दिया है, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर, सो आई की वैल्यू, I is 10 ampere, is maintained in it, the magnitude of magnetic field inside the toroid। अब हमने ना पिछले क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था कि इनसाइड टोरॉयड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी फार्मूला होती है B/μ0 Ni बाई L होती है, तो यहाँ पे हो जाती है 2πr, ठीक है, μ0 Ni 2πr। नाउ ही इज सेइंग दैट कि एवरेज रेडियस, और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा तो, कि R1/R2/2 कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एवरेज कैसे निकालते हैं। सो ये एवरेज हमें पहले से दिया ही हुआ है 16 सेंटीमीटर। सो जस्ट पुट द वैल्यू, μ0/4π की वैल्यू है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये μ0/4π हो गया। नाउ μ0/4π की वैल्यू हो गई कितना, 10⁻⁻7, और ये 2 तो है ही ये वाला, ठीक है, ये 2 to 4 हो गया। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करें तो कितनी है, 240 टर्न्स हैं, ओके, 240 टर्न्स हो गया। करंट कितनी है 10 एम्पियर, और नीचे क्या हो गई, और आर बची, तो हमें पहले ही एवरेज रेडियस बता दिया 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर को हम 0.16 मीटर लिख सकते हैं।
नाउ जस्ट सॉल्व दिस. सो 240 into 2 into 10 which is equal to 4800 divided by 0.16 which is equal to 30,000. So 30,000. So 3 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 7. So which is 3 into 10 to the power minus 3. So we can say 3 milli Tesla. So this is the 3 milli Tesla is the answer. अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व करिए. पिछले क्लास में हमने ने अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था विथ अ डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 एंड ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 56. नाउ वी कैन देन द न्यूक्लियर डेंसिटी, ही इज आस्किंग अबाउट द न्यूक्लियर डेंसिटी. नाउ यू क्या होता है, 1 U जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट. नाउ 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10, ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाते. 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. नाउ हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो R0 की वैल्यू होती है वो रेडियस की 1.2 FM होती है फेरोमीटर. तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था. नाउ इसको देखो कैसे यूज करते हैं हम इन चीज़ों का. नाउ मास इज गिवन, व्हाट इज द आयरन का मास कितना है न्यूक्लियस का, इट्स अ 55.85 AU है. U है तो उसको हम लोग 1.66 से करके इसको हम लोग kg में बना लेते हैं. ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए. नाउ अब हम क्या करेंगे कि एटॉमिक मास की जो वैल्यू है, मास नंबर है, इज द एटॉमिक मास नंबर. सो एटॉमिक मास नंबर कितनी है, इट्स 56 एंड डेंसिटी पूछ रहा है तो मास बाई वॉल्यूम होगा. ठीक है, सो मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियस है स्फीयर 4/3 पाई R3. R क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा. नाउ पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रेडियस निकालने के लिए R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3 ये फॉर्मूला होता है, वेयर R0 की वैल्यू 1.2 फेरोमीटर होता है. नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे. R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 पता है, और A की वैल्यू 56 है, और 56 का हम क्या करेंगे 1/3. ठीक है, 56 का 1/3. नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ हेयर 4/3 पाई, और R की जगह पे क्या रखेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब, और इंटू 56 1/3 है पावर, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से फिर क्यूब करेंगे तो 56 ही बचेगा. ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम. और डेंसिटी क्या होता है, सो डेंसिटी वी न्यू डैट, डेंसिटी किसी भी चीज़ की, अगर न्यूक्लियस की है तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, सो डेंसिटी होती है मास ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. सो मास कितनी है, हमने क्या किया है 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितनी है, इट्स अ 4/3 पाई 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का क्यूब इंटू 56. When we solve this, it comes as, I'm just writing this answer, it's a 2.29 into 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब. सो बहुत आसान है. ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता, ये यू बात पता होता, तभी ये क्वेश्चन बन पाता, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हेन GE इज डोप्ड बाई, ठीक है, ये पिछले दिन भी एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि जर्मेनियम को किस चीज़ से डोप करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर. तो हमने कहा था, हमने पढ़ा था वहाँ पे कि अगर हमें पी टाइप की, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी चाहिए. ट्राईवैलेंट जिसके लास्ट में वैलेंसी में ट्राईवैलेंट एलिमेंट चाहिए, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम. ठीक है, ये सब जो है, सो ये ट्राईवैलेंट है. और अगर एन टाइप चाहिए होगा तो पेंटावैलेंट वाली. पेंटावैलेंट क्या हो गया, जैसे पेंटावैलेंट में क्या क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया. ये तो पी टाइप पूछ रहा है, तो ट्राईवैलेंट में कौन है, इसमें एक ही है, बोरॉन है. तो ये बहुत ही आसान था, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना हम लोगों ने पिछले क्लास में पास्कल वाले में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, तो आप पिछले क्लास देखिए, वहाँ पे आपको सारी फार्मूला इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का क्या होता है और इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास देख रहे हो देखोगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। नाउ इसमें बोर्स फार्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, पिछले क्लास में हम इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। फार्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको बेनिफिट तभी होगी जब आप 2015 से स्टार्ट करो, 2015 से लेकर के 2022 तक करो। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, अगर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2024-3 तक का देखो, तभी ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज क्योंकि जो हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में नहीं कर पाते हैं। सो ये हो गया एन, ठीक है, nth ऑर्बिट। ठीक है, तो n+1 माइनस n, हायर एंड लोअर, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं हायर से लोअर में। नाउ हमने इसमें लाइमन बाल्मर सब पढ़े थे, तो ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट्स वाले में ब्रैकेट में क्या होता है ये आप समझिए। ठीक है, ब्रैकेट जो सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज कहाँ से होती है, ये 4 से 5 में होती है। ठीक है, तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 to 5, ये हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, वहाँ पे पिक्चर में समझाए हैं। वेवलेंथ इट्स अ 4 to इनफाइनाइट, तो अब हमें इससे दोनों की वैल्यू निकालनी है। नाउ 5 to 4, ठीक है, ये 5 to 4, हायर 5 हो गया, लोअर 4 हो गया, 5 to 4 में मैक्सिमम, और ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 4 में होगा, तो यहाँ पे जो है सो क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले 1/λ की वैल्यू निकालते हैं, लॉन्गेस्ट। आर तो कॉमन ही रखते हैं, 1/4² माइनस 1/5², 5 से 4 में जा रहा है। ठीक है, तो ये हाई हो गया, तो 1/4² माइनस 5²। नाउ व्हेन लैम्डा लॉन्गेस्ट, ठीक है, वेवलेंथ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 विच 9R एंड 25 × 16, सो वी कैन राइट हेयर 1/L है, सो इट्स अ 9R, नो इट्स अ 25 × 16 डिवाइड बाई 9R। अब अगर हम इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट कितना है, इनफाइनाइट से 4 पे जाता है एनर्जी, तो इनफाइनाइट से 4 पे जाता है, सो 4 बड़ा हो गया, और 1 बाई इनफाइनाइट, और समथिंग बाई इनफाइनाइट, एनी नंबर बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट डाउन हेयर ये दिस वन इज इक्वल टू 16/r। नाउ दे आर आस्किंग दैट λL, दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो λL बाई λS, सो λL की वैल्यू कितनी है, 25 × 16, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है कि कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा, बाई 16/r। नाउ 25 × 16 बाई 9R इंटू R बाई 16, नाउ 16 कैंसिल, R कैंसिल, सो आंसर इज 25/9, और इस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है। बस इसमें मेन जो था वो ये फार्मूला हायर से लोअर, और एक ये था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ब्रैकेट में क्या होता, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होता है, लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पफंड, ये सारी होती है, तो हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये क्वेश्चन है कि द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया। ओके, सो द इंटरसेप्ट of the y-axis for the graph between stopping potential versus frequency will give us क्या देता है। नाउ इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला होता है कि इफ Vs इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन h न्यू माइनस फाई, व्हाट इज फाई, फाई इज द वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला अगर पता होगा आपको तो आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब इसको हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है वो ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ओके, सो आप वर्क फंक्शन फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
H U नॉट विच इज दिस वर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नाउ दिस वन इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर इसको हम ये करते हैं तो ये माइनस आप, ठीक है, अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो वी एस की वैल्यू तो एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई, यही होगा। सो माइनस फाइव बाई फाइव ई होगा। तो वाई इज इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस फाइव नॉट बाई ई, सो कैन आई राइट माइनस फाइव बाई ई, ओके। सो दिस इज, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो इस, और ये हमारा ग्राफ होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, वी नॉट, ठीक है। नाउ इस टाइप के ग्राफ बनेंगे। अब इस टाइप के जब ग्राफ बनते हैं वाई इजिकल से, ठीक है, वाई से समझ गए इस चीज़ को। नाउ ही इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द मेटल, द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस फॉर द ग्राफ। सो स्टॉपिंग, ये क्या दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है, इट इज गिवन दैट, ठीक है। इस इक्वेशन को जो हम लिखते हैं इस दोनों को, तो ये क्या होता है, वाई एक्सिस पे ग्राफ क्या है, फाइव बाई ई से ये कैंसिल होता है, जो कि वर्क फंक्शन इसका है। सो वी, दिस वन इज द आंसर, दिस गिव्स एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन नेचुरल यूनिट्स, ठीक है। अगर हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये वर्क फंक्शन ही आता है, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन नेचुरल पॉइंट्स। होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो आप ऐसे भी मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग, क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। ग्राफ का जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट आप आराम से निकाल सकते हो। वाई इजिकल टू एम एक्स सी में सी जो होता है वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट अगर आपने निकाल लिया तो आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है नहीं। सो दिस वन इज द वर्क फंक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ पेयर ऑफ कॉइल अरेंज्ड कोएक्सियली पैरेलल टू ईच अदर in a vertical plane, okay, when the current in one coil increases from 0 to 10 ampere in 0.5 सेकेंड, ठीक है। दो पेयर, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली क्वेश्चन आ गई होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है अदर कॉइल में, एक कॉइल के कारण, करंट के कारण दूसरे कॉइल में जो ये हो रहा है उसका 20 वोल्ट। नाउ वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो होता है वो क्या होता है, एम डी आई बाई चेंज इन करेंट बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। एम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपके पास सारी वैल्यू है कि 20 वोल्ट हमारा ये हुआ, एम की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन करेंट 0 से 10 हुआ तो 10, और टी क्या है 0.5 सेकेंड, सो जस्ट पुट द वैल्यू 0.5। सो एम की वैल्यू कितनी हो गई, एम इज इक्वल टू 10/10 विच इज 1 हेनरी। सो द आंसर इज 1 हेनरी। अगर ये फॉर्मूला पता होता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी कभी तो आप डाटा क्या क्या दिया हुआ है उससे भी फॉर्मूला आप बना सकते हो बैक कैलकुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन ईएम वेव हैज एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हमें दिया हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन आई राइट 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। विच पार्ट ऑफ ईएम वेव स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। ये कौन सा है, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी एच बाई लैम्डा, न्यू डैट कि एनर्जी जो होगा वो एच बाई लैम्डा। अब इसमें आपको सारे पता होना चाहिए कि किस में कैसे बिलोंग करेंगे। नाउ एच बाई लैम्डा होती है एनर्जी। सो ई एम एफ एनर्जी ऑफ द ऑर्डर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच पार्ट ऑफ ईएम वेव स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। Now, what is the value of H? Planck's constant is 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। अब क्या है, हमें एनर्जी दी हुई है, ठीक है। नाउ अगर Hc की वैल्यू निकालें, और C की वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको Hc की वैल्यू पता होगी
तो आपको शायद ये भी पता होगी, ठीक है, कि HC इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा क्या हो जाएगा, आपको अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन में ही रखें तो भी कोई ऐसी इशू हो नहीं सकती थी। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई 6.62 इंटू 3 विच इज 19.86, 19.86, ठीक है, इंटू 8 में 10⁻⁻26 बाई लेमडा ई, और ई की वैल्यू की लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 19.86 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाई 20 इंटू 1.6 जो होगा वो होगा 32, सो 32 इंटू 10⁻⁻19, सो 19.86 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 0.6206 इंटू 19 10⁻⁻7, so we can write here 62 into 10⁻⁻9, so 62 नैनोमीटर। नाउ 62 नैनोमीटर हमारा जो है क्या आया, वेवलेंथ आया। अब ये वेवलेंथ किसके बीच में पड़ता है, ठीक है। नाउ इसमें हम अगर बात करें तो जो अल्ट्रा वायलेट होती है, तो रेंज अगर आप सबकी बात करें तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज जो होती है वो आप अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर, ठीक है, टू, ठीक है, 0.6 नैनोमीटर। अब ये आपको याद होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये आंसर जो होगा, ये लैम्डा किसके बीच में आ रहा है, तो इसके बाद 0.6 नैनोमीटर से इसके बीच में 62 नैनोमीटर आ रहा है। अगर मान लीजिए विजुअल रहता तो क्या करते हैं, विजुअल का है, अब आपको याद रखना चाहिए 700 से 400 नैनोमीटर के बीच में विजुअल है, तो पहले विजुअल होता ही है, विजुअल, अल्ट्रा, ठीक है, और उसके बाद इंफ्रा, ठीक है ना, तो ऐसे होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे कम वाला जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। तो ये आंसर आ गया, आसान क्वेश्चन था। ये फार्मूला हम लोग यूज किए थे सिर्फ लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, सपोज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दी हुई है। नाउ जे इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, वाई एक्सिस में, देन द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर जो है उसकी साइड है 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 40 सेंटीमीटर को 0.4 मीटर लिख सकते हैं। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, इट्स 0.4 का स्क्वायर विच इज 0.16 मीटर स्क्वायर। नाउ क्या कर सकते हैं इसमें, सो फाई इज इक्वल टू ई ए, फ्लक्स जो होता है ई ए कॉस थीटा होता है। नाउ ई की वैल्यू हमें 6 इंटू 10⁻4 दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो है हमारा 0.16 है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 0.48 इंटू 10�4 विच इज 4800 आंसर होगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, बहुत बार ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वेवलेंथ 600 न्यूटन मीटर है, सो लेमडा की वैल्यू है 600 न्यूटन मीटर। सिर्फ फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। 10⁻9 मीटर यूज्ड एंड फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और एन की वैल्यू जो है सो 1 दिया है। नाउ मिनिमम के लिए क्या होता है, मिनिमम के लिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम के अलग फार्मूला होता है, मिनिमम के लिए सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है डी साइन थीटा is equal to n lambda, where d is the width of slit. Okay, now d sin 30 which is 1/2 is equal to 1, lambda की वैल्यू है 600 इंटू 10⁻⁻9। सो इसको अगर हम d की वैल्यू निकालें तो 1200 इंटू 10⁻⁻9, सो वी कैन राइट 1.2 इंटू 10⁻⁻6 meter, so we can say 1.2 micrometer is the answer. So this is the answer. आसान क्वेश्चन था, ये बहुत बार ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two coils A and B are arranged parallel to each other. When the current in coil A increases at the rate of 20 ampere per second and current इसमें 5 ampere per second, that means he is saying that dA by dt, no, we can write here dia, current in coil A by dt is equal to 20 ampere per second and B में की जो है dA by dt is equal to 5 ampere per second. Now induced EMF in coil B is equal to 60 into 10 to the power minus 3 volt. द म्यूचुअल इंडक्टेंस हमसे पूछा जा रहा है. नाउ ई ए इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन किस ए में किसके कारण होगा? ए में जो होगा वो होगा करंट बी के कारण, ओके, और बी में जो होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट ए में करंट के कारण होगा. तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब इसमें बता दीजिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है. सो ई बी की वैल्यू दी हुई है, तो कैन आई राइट 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एम और डी आई वाई इंटू 20. सो इट्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम की वैल्यू. सो एम की वैल्यू क्या हो गया? 3 मिली हेनरी. अब आप समझ लीजिए कि इसमें हमारा अगर थोड़ी सी पता होगा कि इसके कारण इंड्यूस्ड EMF जो होता है फर्स्ट वाले कॉइल में जो करंट होगा उसके कारण सेकंड में होगा और सेकंड वाले कॉइल में जो होगा उसके कारण फर्स्ट में होगा. अगर इतना ही पता है तो आपको आंसर 3 मिली हेनरी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डिके रेट आर ऑफ ए सैम्पल इज रिलेटेड टू डिके आर नॉट, मतलब कि ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट जो है वो लेमडा है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बस पता है, जो कि होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. तो ये होता है फॉर्मूला रेडियो इंटीग्रेशन डिके का. ये पहले भी हम लोगों ने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? अ पॉइंट सोर्स इन एयर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस वेयर म्यू इज इक्वल टू 1.5 of radius of curvature 10 centimeter. The image of the source is formed at a distance of, image की distance पूछ रहा है from the surface in the direction of, ये important है, incident light. ठीक है. now इसमें कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी है, लेंस मेकर फॉर्मूला. पॉइंट सोर्स जो है किसमें है? एयर में. तो एयर में म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 और ग्लास का दे दिया है 1.5. सो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू आर. नाउ म्यू 2 की वैल्यू कितनी है? इट्स 1.5. म्यू एन की वैल्यू है 1. यू की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है तो माइनस 40 सेंटीमीटर फ्रंट में है तो, और ये साइन कन्वेंशन हमने बहुत सारी वीडियो में बताई है तो आप उसको देख सकते हैं. ये 10 सेंटीमीटर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस. व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें? आप देखिए. सो इट्स 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0.5 बाई 10. सो 1.5 बाई वी इज इक्वल टू it's 1 by 20 minus 1 by 40 which is equal to 1 by 40. So V is equal to क्या हो जाएगा? 40 इंटू 1.5, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव. और इसने पहले ही कहा है फ्रॉम द सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो इसमें कुछ करना ही नहीं, 60 सेंटीमीटर इज द आंसर. लेंस मेकर फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन सकता था. बस साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए. उसके लिए हम लोगों ने वीडियो में पहले ही बता दिया, पहले डिस्कस किया है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है और लेंस के लिए क्या होता है. तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में माइनस नेगेटिव होता है और किस में पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेज हैज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी. मिनिमम फ्रिक्वेंसी है
इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसका ट्रिक है रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजुअल अल्ट्रा एक्स गामा रेज। तो मैं इसको ऐसे याद रखा हूँ कि रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजुअल अल्ट्रा एक्स गामा रेज। तो अगर आपको ये पता होगा तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही सेइंग। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना होगा कि इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो वेवलेंथ हमारा इसमें रेडियो वेव्स की सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी की होगी, ठीक है। सो रेडियो वेव्स इज द आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स हो गई, तो ऐसे वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड विजुअल अल्ट्रा एक्स गामा रेज, इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें यही ऑप्शन दिया गया था, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज में कौन होगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने में वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ कॉइल इज ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, इट इज रीवाउंड टू मेक अ न्यू कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसको तोड़ करके एक नया ऐसा बनाया जाता है जिसकी 5 सेंटीमीटर हो और उसकी करंट ये सेम करंट हो। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल कॉइल टू द न्यू कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होती है m इज इक्वल टू NIA होता है, वेर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करेंट, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और चूंकि ये क्या है, रीबाउंड कर रहे हैं, ये सर्कुलर है, ठीक है। सो रेडियस है तो सर्कुलर है, तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 10 सेंटीमीटर है। सो या तो इसको दोनों को सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, हाँ ये बेस्ट है। तो 10 का स्क्वायर अगर 1 मीटर में रहता तो फिर हम लोग सोचते हैं। नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल कॉइल, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल कॉइल को m0 मान लेते हैं हम, MO ओरिजिनल, ठीक है। तो MO क्या हो जाएगा ओरिजिनल कॉइल को, ये हो जाएगा 500 इज अ टर्न इंटू 10 एम्पियर इज द करेंट, एरिया क्या हो गया पाई इंटू 10 का स्क्वायर। अब जब इसको रिबाउंड करते हैं, फिर से बनाते हैं, तो रेडियस हो जाती है 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर, और करंट सेम ही रह जाता है। नाउ उस न्यू कॉइल की अगर बात करें तो ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम N2 मान लेते हैं, इंटू 10, 5 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये पूछ रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसको दोनों को डिवाइड करें, ओके, रीवाउंड टू मेक अ न्यू कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके। सो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये Mn हो गया। नाउ हमें ना इसमें एक चीज़ निकालना है N2। अब N2 कैसे निकाल सकते हैं, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स का आप ये कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ये है जिसकी रेडियस है, मान लीजिए कि रेडियस ऑफ ओरिजिनल, और एक ये है जो टर्न, ये रेडियस ऑफ न्यू, ठीक है। तो ये दोनों की अगर हम बात करें लेंथ, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई आर नॉट, आर ओरिजिनल वाला, और ये हो जाएगा 2 पाई आर न्यू वाला। लेकिन टोटल लेंथ हम कैसे पता करेंगे, लेट्स से अज्यूम कि ये तो एक बार घुमाए तो, लेकिन अगर इसको मान लीजिए कि 2 बार घुमा दिए तो ये 2 इंटू हो गया, 3 बार घुमा दिए तो 3 इंटू। सो कैन आई राइट हेयर नंबर ऑफ ओरिजिनल का इंटू ये पूरा इसका लेंथ हो गया, और नंबर ऑफ न्यू का, नंबर ऑफ टर्न्स जितना न्यू में है उसका ये टोटल लेंथ हो गया। सो दिस वन इज द टोटल लेंथ दोनों केस में। अब क्या है कि दोनों की लेंथ समान होगी। क्यों समान होगी दोनों की लेंथ, बिकॉज एक ही जो वायर कॉइल है उसी से दो बनाया जा रहा है, सिर्फ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को रेडियस कम करके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया घटाया जा रहा है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ओरिजिनल इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ ओरिजिनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन न्यू इंटू 2 इंटू पाई इंटू न्यू। नाउ वैल्यू पता है ओरिजिनल की 500, 2 इंटू पाई, रेडियस दोनों के पता है, ओरिजिनल की 10 थी, ठीक है, न्यू इंटू 2 इंटू पाई इंटू ये 5 थी सेंटीमीटर। नाउ इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 पाई कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये 100 टाइम में कैंसिल हुआ। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ न्यू कॉइल हो गया 1000। अब क्या करना है, हमें पूछ रहा है क्या, हमें बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल टू न्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू, तो ओरिजिनल सो 500 इंटू 10 इंटू पाई इंटू 100 डिवाइड बाई इंटू की वैल्यू हमने 1000 निकाली है, इंटू 10 इंटू पाई इंटू 25। सो पाई पाई कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 500 2 टाइम्स में, 25 4 टाइम में, 2 2 टाइम में। सो द आंसर इज 2:1। दिस इज द आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 हैव देयर रेजिस्टेंस वैल्यू 2 3 4 के अनुपात में। दे आर कंबाइंड इन पैरेलल एंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 24 ओम। ये सारे पैरेलल में है। सो इफ़ अ रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, सीरीज में रहता तो सीधे ऐड कर देते, पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो ये फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 24 और 1/R1, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x। नाउ 2 3 4 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 12। सो कैन आई राइट 12x, सो इट्स अ 6 प्लस 4 प्लस 3 1/24। सो इट्स अ 1/24 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12x। सो ये 2 टाइम में कट गया तो x की वैल्यू हो गई 26। ठीक है, तो x की वैल्यू 26 हो गई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3। सो R1 की वैल्यू 2x है तो क्या हो जाएगा 52 ओम। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। R2 की वैल्यू कितनी है 3 है तो 78 और ये 104। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर एट ए पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स इमेज फाउंड बाय द मिरर इज। इसकी जो 5-6 जो केसेज हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, कहाँ पे ये रहेगा, तो वो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो ही इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज फाउंड बाय द मिरर इज, कैसा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नाउ इसके 5-6 केसेज हैं जो कि आपकी जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो क्या होगा, अगर प्लेस्ड और प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा। तो ये सारी केसेज आपको ये समझनी पड़ेगी। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे आप ऐसे, ये डायग्राम है, मैं जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट, ठीक है ना। सो अगर मान लीजिए कि बियॉन्ड ये सेंटर ऑफ ये फोकस है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे वस्तु होती है तो ये यहाँ से ऐसे बनाएगा, तो एक तो यहाँ से आएगा ऐसे और एक यहाँ से आएगा ऐसे, ये दोनों जो कटेगा वो, ठीक है ना, ये बनेगा यहाँ पे ऐसा। तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा क्योंकि ये जो कटेगा वो ऐसे कटेगा, तो ये जो इमेज बनेगा
वो इन्वर्टेड बनेगा, और चूँकि इस साइड बन रहा है तो रियल होगा, अगर किसी और साइड रहता, इस साइड रहता तो वो इमेजनरी होता। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, बट इसमें बहुत सारी केस हैं जो कि आप इसको कर सकते हो कि फोकस पे रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो भी रियल ही होता है, इन्वर्टेड हो जाता है बस, क्योंकि ये जो रिटर्न होती है, ठीक है, तो ये और यहाँ से जा कर के फिर ये रिटर्न हो जाती है, तो जो इमेज बनती है वो जस्ट सेम बनती है साइज़ की, और इन्वर्टेड बनती है और रियल ही बनती है। तो इसी तरह बहुत सारी केसेस है जहाँ पे इमेज में, तो 6 टोटल केसेज हैं, तो आप उसको पिछले किसी वीडियो में की गई है डिस्कस, तो आप उसको देख सकते हैं। सो दिस वन इज द आंसर। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है, या इसको अगर न्यूटन में नहीं लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर है आंसर में, तो न्यूटन मीटर इसमें सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज केजी ऐसे करके लिख के देखते हैं, बट है ऑप्शन में तो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेज ए 48 पिको कुलम, बी 36 पिको कुलम आर लोकेटेड 3 सेंटीमीटर एंड पोजिशन। दैट मीन्स ही इज सेइंग, ऐसे हैं, ठीक है, 3 0 पे है रेस्पेक्टिवली, कौन है, ए, और 0 4 पे है, 0 4 सेंटीमीटर पे है बी, विच इज़ 36 पिको कुलम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है 48 पिको कुलम, ठीक है, ये हो गया। नाउ सी सेइंग द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 4, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे x का 3 और y का 4, ये P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट पे हमें पूछा जा रहा है। नाउ 36 पिको कुलम को 36 इंटू 10⁻⁻12 कुलम लिख सकते हैं, और इसको 48 इंटू 10⁻⁻12 कुलम। अब हमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, और पी बी की वैल्यू कितनी है, इट्स 3 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण क्या होगा, ठीक है, मतलब ए वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वी न्यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वही अगेन 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 Q/r², यही होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्टेंस निकालें तो ये कैसे कर सकते हैं, सो ई ए इज इक्वल टू, तो 9 इंटू 10 पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि 1/4πε0 Q/r²। बाकी टेस्ट चार्ज हम रख लेते हैं Q1 Q2, ठीक है, 1 कुलम का होगा, ठीक है ना, Q1 Q2 में। नाउ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻12 बाई सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये करेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी। नाउ ई बी की वैल्यू अगर करेंगे, सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 0.03 का स्क्वायर। अब ये जो आती है आप कैलकुलेट करोगे 270 न्यूटन पर कुलम, और ये 360 न्यूटन पर कुलम। नाउ ये ई बी तो निकल गया कि ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी के कारण क्या होगा, बी पे जो चार्ज है उसके कारण। नाउ रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। नाउ ए का स्क्वायर मतलब 270 का स्क्वायर, 270 का स्क्वायर प्लस 360 का स्क्वायर और उसका रूट। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स अराउंड 4500 न्यूटन पर कुलम होगा। तो इसको ये 4.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कुलम लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पर हम लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 30 ओम। अब फार्मूला पता होगा तो ये बन जाएगा। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस 20 ohms. An accumulator of EMF 10 volt, having negligible internal resistance. A source 2.4 volt is balanced against length L of the potentiometer wire. तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पूछी जा रही है।
ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस पी डी ये होता है, आपको पता होना चाहिए, एक्रॉस द एल विच इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। दैट्स मीन्स ये जो पोटेंशियोमीटर की लेंथ है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ पे पूरी डिपेंडेंसी होगी इसकी, ठीक है, यही बताया इसने। दैट्स मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसमें क्या हो गया, ठीक है, तो हमें ईएमएफ क्या दे दिया, ईएमएफ दे दिया हमें 10 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस ये सीरीज में है, तो एक मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को ये R1 है और ये दोनों ये R2 है, तो दोनों कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, दैट्स मीन 30 प्लस 20 विच इज 50 ओम। नाउ व्हाट इज द करेंट पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर, सो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V की कितनी है 10 वोल्ट है, बाई R कितनी है टोटल रेजिस्टेंस 50, सो 0.2 एम्पियर। ओके, नाउ अब पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू, ठीक है, ये वायर है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये R1 है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल PD अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर के जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, सो कैन आई राइट 0.2 इंटू 30 ओम के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 30 पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो उसके थ्रू कितना होगा 0.2, तो पूरे करंट होगी, ओके, और 10 वोल्ट जो होगा पूरे में वोल्ट होगा, बट वायर के थ्रू जो होगा 6 वोल्ट होगा। नाउ लेंथ ऑफ वायर जो हमको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर की लेंथ दी हुई है, ओके, ठीक है, वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। नाउ अगर हम इसमें सॉल्व करें, क्या हमने पढ़ा था, E क्रॉस E प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही पढ़ा था, तो E प्रोपोर्शनल टू लेंथ पढ़ा था, तो ये अगर इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है फाई, ठीक है, सो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी E बाई एल, एल बाई ई बाई एल, ओके, सो E कितनी है, नाउ पोटेंशियोमीटर के थ्रू कितनी है, वायर के थ्रू 6 वोल्ट, और लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, सो कैन आई राइट इससे 0.06। अब जब फाई की वैल्यू हमें निकल गया, तो अब क्या पूछ रहा है कि अगर ईएमएफ सोर्स अगर 2.4 वोल्ट होगा तो लेंथ क्या होगा। सिंपल सी बात है कि 2.4 होगा तो लेंथ क्या होगा, फाई की वैल्यू तो सेम ही होगी 0.06, और लेंथ क्योंकि हमने पढ़ा है, तो इतनी सारी जो मेहनत थी वो फाई की वैल्यू निकालने के लिए थी, दैट्स मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू, सो एल इज इक्वल टू 2.4 बाई 0.06, तो द आंसर इज 40 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट नहीं किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये पता होगा तो आपका काम हो सकता था, कि अगर पूछ रहा था कि 10 वोल्ट में इतना है 100 सेंटीमीटर है, 6 वोल्ट में ये 10 वोल्ट जो है तो सारे का था, बट पोटेंशियोमीटर का जो वायर होगा उसके थ्रू, तो क्योंकि हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है, ना कि पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है ये पूरे में है, तो हम जो वायर के थ्रू है लेंथ 100 सेंटीमीटर का, उसके थ्रू कितना वोल्ट होगा वो हम पहले निकालेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैंक इज फिल्ड विथ अ लिक्विड टू डेप्थ 80 सेंटीमीटर। नाउ लिक्विड टू डेप्थ 80 सेंटीमीटर, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम। चलो कुछ करते हैं, ये टैंक है, ठीक है, वाटर है इसमें, ठीक है, अब ही इज सेइंग दैट कि अ टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स लेट अस एज्यूम दिस डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर, ओके। नाउ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम,
मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट है, ठीक है। A point source of light is placed at the center of the bottom के सेंटर पे. The area of the surface of the liquid through which light from the source can emerge out is this. लिक्विड की हमें 2/√3 दे दी। अब ये क्या होगा, ये तो सरफेस है। अब यहाँ से अगर पॉइंट सोर्स होगा तो ये एक इस कोने पे चला जाएगा, ये कोने पे नहीं कहीं पे भी चला जाएगा, और एक इधर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से बात तो वायर है, ये है नहीं कुछ, तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, दैट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। कोई इशू? ये लेट अस अज्यूम O है, ये लेट अस अज्यूम B है, A है, कुछ भी मान लीजिए। नाउ इसको C मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल और साइन ऑफ, तो रिफ्लेक्शन कितने पे हो रहा है, इट्स अ 90 डिग्री, सो साइन 90 डिग्री, और म्यू की वैल्यू कितनी है, इट्स अ गिवन दैट 2/√3 बाई साइन आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 है, ठीक है। तो √3 कितना, साइन √3/2 किस में होता है, 60 डिग्री। सो आई की वैल्यू तो ये 60 डिग्री हमारा आ गया। नाउ क्या इससे काम चलेगा, नाउ द एरिया ऑफ द सर्फेस, ही इज आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ द सर्फेस। तो एरिया ऑफ द सर्फेस जो होगा, टैंक इज फिल्ड विद द लिक्विड टू ए डेप्थ इतना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉटम, द एरिया ऑफ द सर्फेस लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज आउट, ठीक है। तो ये सर्कुलर होगा, ठीक है, एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा, और ये कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा। तो इसका अगर हम OC की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना तक जा रहा है ये लाइट। आप समझो, ये जो लाइट है यहाँ से ये ऐसे ही बनेगा, तो कितना तक जा रहा है, तो हमें रेडियस OC की वैल्यू चाहिए। तो OC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सो इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, जो tan 60 की वैल्यू होगी, ये 60 एंगल है, ठीक है। सो tan 60 क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर OC और बेस कितना हो जाएगा, OB, दिस वन। नाउ OC बाय OB, सो OC की वैल्यू निकालनी है, OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू हमें पहले बता दिया है कि जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, तो 0.8 मीटर। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, सो इट गेट OC इज इक्वल टू √3 इंटू 0.8, तो इसकी जो वैल्यू जो भी आएगी तो ये रेडियस हो गई, विच इज़ इक्वल टू रेडियस। नाउ एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू √3 इंटू 0.8 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.732 इंटू 0.8 इंटू 3.14 विच कम्स एज 6.03 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बोर रेडियस इज इक्वल टू, ये तो याद करने वाली है कि बोर रेडियस जो होता है 5.2129 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होता है, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होता है। ये तो आपको याद रखना है क्योंकि इसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। 2 बैटरीज E1 और इंटरनल से ये है, E2 और इंटरनल से ये है, कनेक्टेड इन पैरेलल बाय कनेक्टिंग देयर पॉजिटिव टर्मिनल दिस वन नेगेटिव टर्मिनल P। थर्ड बैटरी E3 इज कनेक्टेड इन सीरीज, 2 पैरेलल में है, E1 E2 और सीरीज में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बनाया था, बट फिर से बना लेते हैं। ये एक है, एक बैटरी ये है, ये पूरी बैटरी है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 वोल्ट और 0.5 ओम और 12 वोल्ट और 1 ओम, और इसके सीरीज में एक और बैटरी लगी हुई है। वो बैटरी जो है, ठीक है, वो बैटरी जो है वो कितनी है, 6 वोल्ट और 2/3 ओम ये है, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व हम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो क्या करते हैं हम लोग,
ये दोनों का निकालते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? पैरेलल में है, सो 1/r इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना होगा, सो 1/0.5 प्लस 1/1, तो ये 3 ओम हो गया। 1/0.5 2, 1/0.2 और 1, सो इट्स 3 ओम, ठीक है। 2 1/r इज इक्वल टू बाई 1। नाउ ये जो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इट्स 1/3। नाउ R इक्विवेलेंट तो हमारा निकल गया। अब EMF इक्विवेलेंट, अच्छा एक और है हमारा ये, ओके, बाई कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल्स, ओके, एंड इट कनेक्टिंग सीरीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू बी द इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट EMF पूछ रहा है, तो अब हमें ना इसकी दोनों की इक्विवेलेंसी निकालनी है, इसकी और इसकी। दैट्स मीन्स ये 6 वोल्ट और ये 12 वोल्ट का इक्विवेलेंस। तो ये जो होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो V इज इक्वल टू IR, तो R तो इक्विवेलेंट कर देंगे और V जो होगा वो क्या हो जाएगा, सो E इक्विवेलेंट लेट्स अज्यूम डैश, ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितनी है, इट्स 1/3, और ये जो करंट होगी V इज इक्वल टू R हो गया। अब I तो करंट होगा, तो इसके थ्रू जो करंट होगा और इसके थ्रू जो करंट होगा, आप समझिए, ठीक है। इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, इट्स 6/0.5 प्लस इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, अगर इक्विवेलेंट निकाले तो ये 12/1 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू IR ही है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें ऐसे निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा सेकेंड वाले में। सो ये हो गया। नाउ 1/3 इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0.5 है तो 6/0.5 अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 12 और प्लस 12 इट्स 24/3, 24/3 विच इज 8। सो 8 वोल्ट हमारा इस दोनों का ये हो गया। नाउ 8 वोल्ट इसका हो गया और 6 वोल्ट इसका है, तो अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो 14 वोल्ट जो है वो हमारा इक्विवेलेंट हो गया। तो यही मेन था निकालना, और होप आपको ये मैं समझा चुका होऊंगा, ठीक है। सो दिस वन इज द आंसर, 14 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीरीज LCR सर्किट। तो LCR सर्किट अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। नाउ द पावर, तो पावर जो होता है एवरेज पावर, वो VRMS, IRMS एंड cos फाई। नाउ cos फाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस। नाउ इम्पीडेंस क्या होती है RLC सर्किट की, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, R² प्लस इंडक्टेंस के थ्रू और रिएक्टेंस के थ्रू, ठीक है, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले हम लोग Z की वैल्यू निकालें। हमें क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है, XL की वैल्यू दी हुई है, XC की वैल्यू दी हुई है। तो Z की वैल्यू निकल जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 30 - 24 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 136, सो √136 ओके इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, ठीक है। सो इसने VRMS की वैल्यू हमें दे दी है, VRMS की वैल्यू दे दी है। नाउ P एवरेज इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू है नहीं हमारा, सो इसको हम VRMS का स्क्वायर I/Z² कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि cos फाई की वैल्यू जो है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है कि IRMS जो हो जाएगा वो VRMS/Z, और ये cos फाई जो हो जाएगा ये, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो VRMS का स्क्वायर R इंटू Z हो जाएगा। नाउ VRMS का स्क्वायर अगर हम बात करें तो क्या है 220, सो 220 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 10 ओम और 136 का √136 का स्क्वायर 136। So when we multiply 220 into 220 into 10 divided by 136, it comes as a 355.882 वाट, अगर किलो वाट में है तो 3.56 किलो वाट। सो दिस वन इज द आंसर। ये फॉर्मूला अगर RLC सर्किट का पता होगा तो आसानी से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, 2 मीटर लॉन्ग
metallic rod is rotated with an angular frequency 100 radian per second. Okay, about an axis normal to the rod, normal है याद रखना है, to the rod and passing through its one end. A uniform magnetic field 2T, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी दी हुई है, वाव, पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है. इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है मेटालिक रॉड्स को अगर हम मूव कराते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेटालिक रॉड्स को अगर मूव कराते हैं तो उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो होती है E = BL/V. सो L इज द लेंथ ऑफ रॉड और जिस वेलोसिटी से ये कराते हैं वो वेलोसिटी. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, B की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ठीक है, लेंथ भी दे दी हुई है, लेकिन हमें ना प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी हुई है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. सो अगर हम लोग इसको, ठीक है ना, 100 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, सो BL ओमेगा भी कर देते हैं, क्योंकि अगर एवरेज लीनियर वेलोसिटी रॉड का निकालेंगे तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L ओमेगा करके, ठीक है. तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड पे ही आ जाएगा. 2 × 2 4 × इट्स 100, सो इट इज द 400 वोल्ट होगा. वाई आई एम राइटिंग 100 रेडियन पर सेकेंड. देखो दो रॉड है, एक रॉड है, सो एक एंड पे जो होगा इसका लीनियर वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, और दूसरे पे होगा एल ओमेगा, क्योंकि लेंथ एल है, ओमेगा आर जो हम लोग पढ़ते थे V = नाउ, तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, L ओमेगा/2. सो 2 × 100/2 विच इज 100 मीटर पर सेकेंड. तो ये एवरेज टाइप का वेलोसिटी निकल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 400 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PN जंक्शन डायोड. सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. PN जंक्शन डायोड में कौन से करेक्ट हैं. द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डायोड इज 0.7 वोल्ट, ठीक है. सो जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज जो है वो है जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज आप याद रखिए, कट इन वोल्टेज जो है वो है 0.3 वोल्ट, ठीक है. जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज जो है वो है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए जो है वो कट इन वोल्टेज जो है वो 0.7 है. और एनर्जी गैप अगर जर्मेनियम की बात करें, एनर्जी गैप तो वो होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आप याद रखिए. बाकी आप क्वेश्चन देखते हैं. द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डाई 0.7 गलत है, ये सिलिकॉन के होते हैं. द करेंट अंडर रिवर्स बायस एसेंशियल वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये सही है, ठीक है. सो B इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज एवरी सेकेंड, ये n की वैल्यू है, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ अ बॉडी एंड मूव टू अनदर बॉडी. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, Q = NE, उस पर ये क्वेश्चन है. देन द टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 3.2 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है. ये कह रहा है कि सपोज एवरी सेकेंड, सो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है. अब क्या है कि Q = ये होता है. नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. सो Q = फिर से हम क्या करते हैं, N की वैल्यू क्या है, ठीक है. सो इट्स 3.2 कूलम. N की वैल्यू कितनी है, इट्स N इंटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻−19, ये निकाल देते हैं, ठीक है. सो ये एक सेकंड में इतना निकलता है. टोटल हमसे पूछ रहा है कितना निकलेगा. सो N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.2 / 1.6 × 10⁻−19, 2 टाइम में कट गया. सो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा. अब एक सेकेंड में 10⁻16 है, तो 2 × 19 / 10⁻16, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 सेकेंड
लगेगा। 1 सेकेंड में 10⁻1 इन सब कुछ एवरी सेकेंड, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और उसमें टाइम पे निकाल देंगे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 2 न्यूक्लियाई ए ऑफ मास 27, बी ऑफ मास 64, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर दोनों का दिया हुआ है। नाउ दोनों का अगर मास नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और ये पूछ क्या रहा है हमें से, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, दो न्यूक्लियाई है उसका डेंसिटी से। तो डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है। और मास 27 और 64 दिया हुआ है, अब वॉल्यूम निकालना है हमें। तो ए मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होगी, सो मास बाई वॉल्यूम, सो मास 27, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई। अब ए क्या होगा, आर का वैल्यू, ठीक है, आर ऑफ ए। सो आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था एक फार्मूला, क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब और ए का 1/3 कितना हो जाएगा, और उसका क्यूब होता है। सो 27 का 1/3, 27 का हो जाएगा 1/3, तो 3 का क्यूब इंटू 1/3, सो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दूँ 3, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल। नाउ बी की अगर बात करें, ओके, और इसके भी क्यूब हो जाएगा ना, 3 का क्यूब, तो 27 ही हो जाएगा। 27 से 27 हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। खैर इसको भी हम कैंसिल नहीं करते हैं। मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी, सो इट्स 64/4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ये 4 का क्यूब का 1/3 विच इज़ 4, और फिर से 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर जो है सो ये हो गया। नाउ अगर हमें पूछ रहा है डी ए बाई डी बी, तो ये बहुत ही आसान होगा। क्या हो जाएगा, डी ए कितना है 27/4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू 27 इंटू ये ऊपर चला गया 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। आर नॉट की वैल्यू कितनी बताए थे, 1.2 फेरोमीटर, तो वो भी याद आपको रखना है, बाई 64। नाउ अगर ये 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 64 से 64, 27 20, तो ये हमारा आंसर आ गया 1। सो इसकी रेशियो जो होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव इज दिस वन। सो इट इज़ गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। द वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3 × F, है ना, 8/6 × 10⁻14, लेमडा इज इक्वल टू C/F। सो 3 × 10⁸, 3 2 जा, और ये 14 है तो ये हो जाएगा, सो इट्स 500 नैनोमीटर ये आएगा। नाउ 500 नैनोमीटर में एक ही है, और 500 नैनोमीटर हमने पढ़ा था, इस जो विजुअल होता है वो 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक के बीच में ये होता है। और हमने पढ़ा था अल्ट्रा का, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 0.6 से 400, तो ये आपको तो क्या हो जाएगा, विजुअल रेंज। तो अगर 500 नैनोमीटर निकल गया तो पहले ही समझ जाओ कि विजुअल रेंज होगा, एक ही ऑप्शन था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द शिफ्ट 2 जो पेपर थी, शिफ्ट 2 2022 के फिजिक्स की, ये कंप्लीट हो गई। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 3 में जो पेपर आए थे 2022 के फिजिक्स, वो सॉल्व करेंगे। ओके, देन 2023 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।